हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे इशू 3 और 4 को। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, साथ ही चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है मार्क के स्कूल में उनके प्रिंसिपल के स्टूडेंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देने से। तो इस स्कूल से कुछ बच्चे गायब हो गए होते हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला होता है, और इसी वजह से स्कूल के बारे में कई तरह के र्यूमर्स भी चालू हो गए होते हैं, जिनको रोकने के लिए प्रिंसिपल यहाँ अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल बताता है कि अभी उन बच्चों के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चला है, पर वो लोकल पुलिस के साथ मिलकर उनकी तलाश कर रहे हैं, और जब तक ये केसेस सॉल्व नहीं हो जाते वो चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपना और अपने दोस्तों का ध्यान रखें। उसके अलावा गायब हुए सभी स्टूडेंट्स में एक कॉमन चीज़ होती है कि वो सभी स्टूडेंट्स फेमस या बुली टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। बेसिकली उनमें से कोई भी डिसेंट या नर्ड टाइप का स्टूडेंट नहीं होता। तो प्रिंसिपल की स्पीच के बाद मार्क और समंथा जाते हुए इसी बारे में बात करते हैं। मार्क कहता है, हर कोई ये वैसे भी सोच ही रहा होगा पर कोई कह नहीं रहा है, तो मैं ही ये कह देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स के साथ भी ये सब हो रहा है वो वैसे भी कोई अच्छे बच्चे नहीं थे, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसमें समंथा कहती है, ये कहना अच्छी बात नहीं है मार्क, मैं उनमें से एक लड़के से कई बार मिल चुकी हूँ और वो काफ़ी अच्छा लड़का है। मार्क जवाब देता है, वो तो शायद उसने तुम्हारे एक अट्रैक्टिव लड़की होने की वजह से अच्छा बिहेव किया होगा। समंथा कहती है, तुम्हें पता है ना मैं रेक्स को डेट कर रही हूँ। और मार्क थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। और इतने में ही वो कैंटीन में पहुँच जाते हैं, जहाँ मार्क समंथा के साथ ही बैठता है, और वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अभी हुए डिस्कशन के बारे में आगे और कुछ बात नहीं करेंगे। जिसके बाद समंथा लास्ट इशू में हुई मॉल बॉम्बिंग के बारे में मार्क को बताती है, और हमें पता चलता है कि इस तरह की बॉम्बिंग पिछले 3 हफ्तों में दूसरी बार हो चुकी है। समंथा ये भी बताती है कि रोबोट इन ब्लास्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है, पर ये ब्लास्ट इतने स्ट्रॉन्ग है कि इससे वहाँ मौजूद सभी एविडेंस मिट जा रहे हैं। फिर समंथा मार्क से कहती है, अगर तुम चाहो तो तुम स्कूल के बाद हेडक्वार्टर्स आ सकते हो, मैं श्योर हूँ कि रोबोट भी तुम्हें देखकर खुश होगा। वैसे भी तुमने उसके ऑफर का कुछ जवाब भी नहीं दिया कि तुम टीम ज्वाइन करने वाले हो या नहीं। पर मार्क जवाब देता है, मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे शाम को जॉब पर जाना है। समंथा पूछती है, तुम अभी भी बर्गर मार्ट में काम करते हो? तुम्हारे पापा तो एक सेमी फेमस नॉवलिस्ट है ना? मार्क जवाब देता है, वो मुझसे पैसों के लिए काम नहीं करवाते, उनका मानना है कि जॉब से कैरेक्टर डेवलप होता है। जिस पर समंथा वियर्ड कहकर वहाँ से चली जाती है, और इतने में ही मार्क का दोस्त विलियम मार्क के पास आकर कहता है, तो र्यूमर सच ही थे, तुम दोनों सच में रिलेशनशिप में हो। पर मार्क कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, और सीन यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम चलते हैं मार्क की जॉब पर, जहाँ उसका बॉस किसी बात के लिए मार्क को बहुत सुना रहा होता है, और इससे फ्रस्ट्रेट होकर मार्क जॉब को ही छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। पर बाहर आकर वो खुद से कहता है, डैड इसके लिए मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। फिर सीन थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड होता है, जहाँ मार्क अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। डिनर के बाद उसके डैड कहते हैं, मैं ये सोच रहा था कि अब तुम एक एक्टिव सुपर हीरो बन ही गए हो, तो तुम्हें अब अपनी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम वो जॉब पैसों के लिए तो कर नहीं रहे थे। ये बात सुनकर मार्क भी राहत की सांस लेता है। जिसके बाद सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है अगली सुबह में, जहाँ मार्क अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में बाहर जाने वाला होता है कि तभी ओमनी मैन वहाँ आकर मार्क को साथ चलने के लिए पूछता है, जिस पर मार्क हाँ भी कहता है, और वो दोनों उड़कर कहीं जाने लगते हैं। ओमनी मैन मार्क से कहता है कि पिछले 3 मंथ में उसने जो भी प्रोग्रेस की है वो बहुत अच्छी है, स्पेशली एक नए सुपर हीरो होने के तौर पे। तो यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क को इनविंसिबल बने 3 महीने हो चुके होते हैं। ओमनी मैन की तारीफ पर मार्क थैंक्स कहता है, और इसके बाद वो दोनों लंच के लिए किसी जगह पर रुकते हैं। लंच करते हुए मार्क ओमनी मैन से पूछता है, तो मेरी और पावर्स नेचुरली आएंगी या मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी? आई मीन अभी उड़ते हुए भी मैं मुश्किल से ही आपकी स्पीड को मैच कर पा रहा था। ओमनी मैन जवाब देता है, जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम्हारी पावर्स और बढ़ते रहेंगी। या फिर ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है तुम मेरी जितनी पावर्स तक शायद पहुंच ही ना पाओ। जिस पर मार्क कहता है, वेल अगर मेरी पावर्स नहीं भी बढ़ी तो भी मैं इस बारे में कंप्लेन नहीं कर सकता। ओमनी मैन आगे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ पता चलता है, और वो कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर उसे गए अभी 2 सेकंड्स भी नहीं हुए होते कि तभी वो वापस मार्क के पास आकर कहता है, एक्चुअली इसमें मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए पड़ेगी। जिसके बाद मार्क भी ओमनी मैन के साथ चला जाता है, और हम देखते हैं कि जिस जगह पर वो गए होते हैं वहाँ एक पोर्टल से कई सारे स्पेसशिप्स टाइप के व्हीकल्स निकल रहे होते हैं, जिसमें से फ्लैक्सन नाम की सिविलाइजेशन के एलियंस निकल रहे होते हैं। उस पोर्टल से कंटिन्यूसली एलियंस निकलने में लगे होते हैं, जिन्हें मार्क और ओमनी मैन वापस पोर्टल में फेंक रहे होते हैं। ओमनी मैन मार्क से कहता है, हम यहाँ किसी दूसरे डायमेंशन के एलियन से लड़ रहे हैं जिन्हें मैंने भी पहले कभी नहीं देखा है, जिसका मतलब है कि इनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी हो सकती है जिसे बस ये यहाँ भेजते रहेंगे। तो हमें जल्दी से इन्हें पोर्टल में वापस डालना होगा और इस पोर्टल को बंद करने का रास्ता भी ढूंढना होगा। मार्क पूछता है, ऐसा करने के लिए कोई आइडिया है आपके पास? ओमनी मैन कहता है, अभी तो नहीं, और वो लड़ना कंटिन्यू रखते हैं। पर तभी अचानक से वो सभी एलियन स्लो होने लग जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों ये भी नोटिस करते हैं कि हर गुजरते मिनट के साथ फ्लैक्सन एलियंस बुढ़े होते जा रहे हैं, और ओमनी मैन ये सब देखकर कहता है,
शायद इनके डायमेंशन में टाइम अलग तरह से काम करता होगा, इसी वजह से ये बुढ़े होते जा रहे हैं। पर वो एलियंस नंबर्स में इतने ज़्यादा होते हैं कि अभी भी वो दोनों पूरी तरह से उनसे जीत नहीं पा रहे होते। तभी ओमनी मैन काफ़ी गुस्से में आकर उनके एक स्पेसशिप को उठाकर और उसे वापस पोर्टल में फेंककर चिल्लाकर उन्हें वापस जाने के लिए कहता है। और बुढ़े होने की वजह से फ्लैक्सन्स खुद भी वापस जाने लग जाते हैं। पर यहाँ मार्क पहली बार अपने पापा को इतने गुस्से में देखता है और कहता है, इट्स ओके डैड, वो जा रहे हैं, ये ख़त्म हो गया। और ये देखकर ओमनी मैन भी शांत हो जाता है और वो और मार्क वापस अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में मार्क पूछता है, क्या ज़्यादातर ऐसा ही सब होता रहता है? ओमनी मैन जवाब देता है, थैंकफुली नहीं, पर हाँ, अगर हमें उनके बुढ़े होने की बात कुछ टाइम और बाद पता चलती तो तब तक शायद मैं गार्जियंस ऑफ द ग्लोब या मेगा फोर्स में से किसी टीम को बुला लेता, या शायद दोनों को भी। और मार्क को रियलाइज़ होता है कि कभी कभी चीज़ें इतनी बुरी भी हो जाती है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ओमनी मैन को कुछ सुनाई देता है और वो मार्क से कहता है, हमें लेक साइड मॉल जाना होगा, जल्दी आने की कोशिश करना। और ओमनी मैन अपनी पूरी स्पीड में वहाँ से मॉल की तरफ बढ़ जाता है। मार्क अपने पापा के साथ ही उड़ने की कोशिश करता है, पर वो ओमनी मैन जितना फास्ट नहीं होता और इसलिए काफ़ी पीछे रह जाता है। जब तक इनविंसिबल या मार्क मॉल में पहुंचता है तब तक ओमनी मैन वहां जाकर एक लड़के को पकड़कर कह रहा होता है, उठ जाओ, जल्दी मुझे बताओ ये तुम्हारे साथ किसने किया। जिस पर वो लड़का कंफ्यूज होकर कहता है, किसने क्या किया? और हम देखते हैं कि उस लड़के के चेस्ट पर भी उसी टाइप का बॉम्ब लगा होता है जैसा बॉम्ब हमने पिछले इशू में एक लड़के की चेस्ट पर देखा था। और उस लड़के को भी बॉम्ब के बारे में एंड टाइम पर पता चला था, क्योंकि वो भी तब तक सोया या बेहोश हो रखा था, बिल्कुल इस लड़के की तरह। पर इससे पहले वो लड़का कुछ और समझ पाता, उस बॉम्ब का टाइमर ख़त्म होने वाला होता है और ओमनी मैन उस लड़के को उठाकर दूर आसमान में सिविलियन से दूर फेंक देता है और वो लड़का आसमान में ही ब्लास्ट हो जाता है। और तभी मार्क वहाँ आकर ओमनी मैन को बताता है कि वो लड़का उनके स्कूल से रिसेंटली गायब हुए लड़कों में से एक था। पर इससे पहले ओमनी मैन इस पर कुछ कह पाता, अचानक से ओमनी मैन के पीछे फ्लैक्सन्स का एक पोर्टल खुलता है और फ्लैक्सन ओमनी मैन को पोर्टल के अंदर खींचकर पोर्टल को बंद कर देते हैं। और मार्क या इनविंसिबल यहाँ कुछ नहीं कर पाता और बस इसके रिस्पॉन्स में डैंग इट कहता है और वो वापस अपने घर चला जाता है। उसके घर पहुंचने पर उसकी मम्मी कहती है, लगता है अब से तुम दोनों ही घर पर लेट आया करोगे। मार्क डेबी को ओमनी मैन के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है, पर उसकी मम्मी ये सुनकर टेंशन में नहीं आती और बस कहती है, ये तो हमारे लिए नॉर्मल सी बात ही है। सीन यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड होता है जहाँ इनविंसिबल टीम के हेडक्वार्टर्स में जाता है और वहाँ पर सिर्फ रोबोट उस टाइम पर मौजूद होता है। इनविंसिबल के आने पर रोबोट मोलर ट्विन से मिले गेम प्रोसेसर को एनालाइज कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि वो प्रोसेसर इतना एडवांस्ड होता है कि वो किसी मशीन को सालों तक 10% से भी कम बर्नआउट रेट पर चला सकता है, जिससे रोबोट भी काफ़ी इंप्रेस्ड होता है। तभी रोबोट इनविंसिबल को देखता है और कहता है, हेलो इनविंसिबल, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इनविंसिबल बताता है कि वो एटम, ईव या समंथा को ढूंढ रहा होता है, जिस पर रोबोट बताता है कि वो और एक्सप्लोड किसी मिशन पर गए होते हैं और फिर भी अगर मार्क को कोई मैसेज ईव तक पहुंचाना है तो वो रोबोट को बताकर जा सकता है। मार्क कहता है, मुझे स्मॉल बॉम्बिंग्स के बारे में बताना था। ये सुनने में काफ़ी वियर्ड लगेगा, पर कोई है जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को ह्यूमन बॉम्ब बना रहा है। और रोबोट जवाब देता है, हाँ मुझे पता है। ये सुनकर इनविंसिबल थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बात उसके अलावा किसी और को पता होगी। रोबोट बताता है कि ब्लास्ट साइट पर जो बचे हुए रेसिड्यूज मिले थे, उससे रोबोट को ये पता चला कि वो बॉम्ब्स ऑर्गेनिक थे, यानी उन बॉम्ब्स को चलाने के लिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जा रहा था। जिसके बाद कुछ और रिसर्च से रोबोट को ये भी रियलाइज़ हुआ कि वो सभी इंसान टीनेजर्स थे, बस रोबोट को ये नहीं पता था कि वो सभी इनविंसिबल के स्कूल से ही थे। इतने में ही रेक्सप्लोड और ईव भी वहाँ आ जाती है। तो यहाँ से आगे मैं एटम, ईव या समंथा बोलने की जगह ज़्यादातर सिर्फ शॉर्ट में ईव ही बोला करूँगा। मार्क ईव को भी इस बारे में बताता है, जिस पर ईव अफसोस जताते हुए पूछती है कि कोई आइडिया है इस सब के पीछे कौन है, जिस पर रोबोट कहता है नहीं, और आज हम इस बारे में और कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तुम दोनों को यही सजेस्ट करूंगा कि तुम दोनों अभी के लिए घर जाओ और कल स्कूल में अपने आसपास ध्यान रखना, और मुझे खुद से कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है अगले दिन में, जहाँ मार्क और ईव अपने स्कूल के कैंटीन में बैठे होते हैं। वो दोनों मॉल बॉम्बिंग के दोषी को पकड़ने के बारे में सोच रहे होते हैं, पर उनके पास अभी कोई क्लू या डायरेक्शन नहीं होती जिसके थ्रू वो कुछ पता लगाने की कोशिश कर सके। और उन दोनों को यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि उनके लिए फ़ाइट करना दिमाग लगाने के काम करने से ज़्यादा आसान रहता है। पर फिलहाल के लिए वो वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर हाइल्स की क्लास में पहुँच जाते हैं, जिन्हें हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। मार्क क्लास में बोर होकर लगभग सो रहा होता है कि तभी बगल की सीट में बैठी ईव मार्क से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ अजीब दिखा अभी तक? जिस पर मार्क मना करता है और सेम क्वेश्चन ईव से भी पूछता है, जिस पर वो भी मना करती है। इतने में मिस्टर हाइल्स उन दोनों को बातें करते हुए देख लेते हैं और उन्हें डांटने लग जाते हैं। साथ ही मिस्टर हाइल्स को ये भी लगता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, और ये बात वो पूरी क्लास के सामने कह देते हैं, जिससे पूरी क्लास ईव और मार्क के बारे में गलत सोचने लग जाती है और उन पर हंसने भी लग जाती है। पर मार्क इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर हाइल्स कहता है, सॉरी, मैं कंक्लूजन पर कुछ ज़्यादा ही जल्दी जंप कर गया, पर इससे ये बात नहीं बदलती कि
तुम दोनों ने मेरी क्लास के आखिरी 10 मिनट्स वेस्ट कर दिए। जिस पर मार्क सॉरी कहकर बाकी क्लास के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है और क्लास से बाहर आकर मार्क और ईव इस इंसिडेंट के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी ईव को रोबोट का कॉल आता है। रोबोट ऑलरेडी किसी मिशन पर होता है और वहीं से कॉल करते हुए कहता है, तो मैंने हमारे सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को तुम्हारे स्कूल के सभी स्टाफ की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को चेक करने में लगा रखा था कि शायद तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसा इंसान मौजूद हो जिसने इससे पहले कोई ऐसा काम किया हो जहां पर इस तरह के बॉम्ब्स बनाने की नॉलेज उसे मिली हो। पहले मुझे लगा कि मेरी ये मेहनत बेकार ही जाएगी, पर फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे फिजिक्स टीचर डेविड हाइल्स इससे पहले ग्लोबल टेक नाम की एक मिलिट्री रिसर्च फर्म में वेपन इंजीनियर रह चुके हैं। ऑब्वियसली इससे ये कंफर्म नहीं हो जाता कि वही सबके पीछे हैं, पर मैं 99.8% श्योर हूँ कि वही वो इंसान है जिसकी हमें तलाश है। इस कॉल के बाद मैं पुलिस को कॉल करके कम से कम उनकी एक स्क्वाड तो उसके घर भिजवा ही दूंगा। उसके अलावा मैं तुम्हें अभी उस टीचर का एड्रेस भेज रहा हूँ। उसके स्कूल से घर पहुँचने से पहले ही एक बार तुम दोनों भी उसके घर जाकर चेक कर लो। ये सब जानने के बाद ईव मार्क को लेकर उनके चेंज करने वाली जगह पर लेकर जाती है और मार्क से कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से चलना होगा, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मार्क पूछता है तो रोबोट तुम्हें फ़ोन पर कॉल करके सभी डिटेल्स देता है, जिस पर ईव बताती है कि अभी उसकी सिग्नल वॉच ख़राब हो रखी है, जिस वजह से रोबोट ने उसे डायरेक्ट कॉल ही कर दिया। जब वो दोनों अपने हाइड आउट पर जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ पर एक और कपल मिलता है जो ईव और मार्क को भी कपल समझकर उन्हें अपने लिए दूसरी जगह ढूंढने को कहता है। पर मार्क और ईव उन्हें जैसे तैसे समझा कर चेंज करके वहाँ से आ जाते हैं और हाइल्स के घर पहुँच जाते हैं जहाँ हाइल्स पहले से ही मौजूद होता है। हाइल्स उन दोनों को वहाँ देख कर कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी पकड़ा जाऊंगा, और उसके भी ऊपर मैं एटलीस्ट ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि जब मैं फाइनली पकड़ा जाऊंगा तो कन्वेंशनल अथॉरिटीज़ मुझे पकड़ने आएंगी। सिंपल भाषा में कहूँ तो वो यहाँ पुलिस की बात कर रहा है। तो मार्क और ईव के आते ही हाइल्स यहाँ अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उन्हें देखकर वो थोड़ा हैरान भी होता है। पर फिर हाइल्स उन दोनों से कहता है, मार्क और समैंथा प्लीज़ अंदर आओ। और ये सुनकर मार्क और ईव हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो ये मानकर चल रहे थे कि उनकी असली आइडेंटिटी कुछ गिने चुने ट्रस्टेड लोगों को छोड़कर और किसी को भी नहीं पता है। और यही बात ईव हाइल्स से भी पूछती है। हाइल्स जवाब देता है, आर यू किडिंग मी, तुम तो मास्क भी नहीं पहनती हो, तुम्हें पहचानने में मुझे क्या दिक्कत होगी। तो इस लाइन से रॉबर्ट कर्कमैन ने एक तरह से सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर्स पर एक टॉन्ट मारा है कि कैसे वो बिना मास्क के सुपर हीरो बने रहते हैं फिर भी दुनिया उन्हें नहीं पहचान पाती। खैर, हाइल्स आगे कहता है, आओ मैं तुम्हें चौथा स्टूडेंट दिखाता हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरा खुद को डिफेंड करने का कोई इंटेंशन नहीं है, तो तुम टेंशन फ्री होकर आ सकते हो। पर जैसा अभी हमें थोड़ी देर पहले मार्क से पता चला था कि अभी तक 3 बच्चे ही स्कूल से गायब हुए थे, और मार्क भी इसी बात पर सरप्राइज होकर कहता है, चौथा? हाइल्स कहता है, हाँ, एक स्टूडेंट को अभी तक मिसिंग रिपोर्ट नहीं किया गया है। और ऐसा कहते हुए वो मार्क और ईव को अपने लैब में लेकर जाता है जहाँ पर वो बच्चों को एक लिविंग बॉम्ब में कन्वर्ट करके फिर उन्हें मॉल्स में छोड़ आता था। जब वो लोग नीचे पहुँचते हैं तो उन्हें दिखता है कि वहाँ चौथा स्टूडेंट डेरेक होता है, जिसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था जब हाइल्स ने क्लास के बाद डेरेक को रुकने के लिए कहा था। हाइल्स ये सब करने का रीज़न बताता है कि उसके बेटे के स्कूल में भी कुछ पॉपुलर और बुली टाइप के बच्चों ने उसके बेटे का मजाक बनाकर रख दिया था, जिसकी वजह से एक दिन हाइल्स के बेटे ने सुसाइड कर ली, जिसकी वजह से फिर हाइल्स का डाइवोर्स भी हो गया और उसकी पुरानी जॉब भी चली गई। और तब से अपनी लाइफ में हुई ट्रेजेडीज़ का एक तरह से बदला लेने के लिए हाइल्स ने इस टाइप के पॉपुलर और बुली टाइप के स्टूडेंट्स को मारना स्टार्ट कर दिया, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स की वजह से पढ़ने वाले और कमज़ोर स्टूडेंट्स को कोई दुख ना हो। अपनी बात के एंड में हाइल्स कहता है, और मेरा इससे बेहतर एंड क्या हो सकता है कि मैं जाते जाते अपने साथ 2 सुपर हीरोज़ को भी मारता चलूँ। और ऐसा कहते हुए वो अपनी शर्ट खोलता है और हम देखते हैं कि हाइल्स ने खुद को भी एक बॉम्ब में बदल लिया होता है, पर गलती से उसने टाइमर थोड़ा लेट स्टार्ट किया होता है, जिसकी वजह से उसके अपना प्लान बताने के बाद भी बॉम्ब को ब्लास्ट होने में 50 सेकंड्स बचे होते हैं। और इस बचे हुए टाइम में इनविंसिबल उसे पकड़कर वहाँ से उड़ जाता है और उसे अंटार्कटिका में लेकर चला जाता है। और यहाँ से हम प्रेजेंट टाइम में पहुँच जाते हैं, क्योंकि जैसा आपको याद होगा कि फर्स्ट इशू की स्टार्टिंग में ही हमने ये सीन देखा था। तो इनविंसिबल उसे एक आइसोलेटेड जगह पर फेंक देता है जहाँ वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद इनविंसिबल वही डायलॉग बोलता है कि अगर मैं ऐसे ही लगा रहा तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। और इसके बाद उड़ते हुए वो वापस हाइल्स के घर पर आ जाता है जहाँ पुलिस भी पहुँच चुकी होती है। मार्क ईव से पूछता है, तो अब सब ठीक है? जिस पर ईव कहती है, रोबोट आने ही वाला है इस जगह को चेक करने के लिए कि कहीं कोई डेंजरस चीज़ यहाँ ना बची हो, तो तुम चाहो तो घर जा सकते हो। रोबोट के आने के बाद मैं भी चली जाऊँगी। मार्क कहता है, अच्छा है, मैं इस इंसिडेंट को बस भुला देना चाहता हूँ। और इसके बाद सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है जहाँ ये सब निपटने के बाद मार्क अपने घर पहुँच जाता है और घर पहुँचने पर डेबी यानी अपनी मम्मी से पूछता है, क्या डैड वापस आ गए? जिस पर उसकी मम्मी मना करती है और मार्क को हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बुलाती है। मार्क के जाते ही ओमनी मैन भी वापस आ जाता है जहाँ उसकी दाढ़ी काफ़ी बढ़ चुकी होती है और वो डेबी से कहता है, मुझे शेव करनी पड़ेगी। और ओमनी मैन को वापस आते हुए देखकर डेबी काफ़ी रिलीफ महसूस करती है और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू भी निकलने लग जाते हैं, क्योंकि भले ही डेबी को उसकी पावर्स पर भरोसा था पर फिर भी एक वाइफ होने के नाते उसे थोड़ा डर भी था। खैर,
वो तीनों डिनर करने बैठते हैं और डेबी पूछती है, तो तुम में से किसी के साथ आज कुछ इंटरेस्टिंग हुआ? जिस पर पहले मार्क अपने टीचर का किस्सा बताता है, जिसके बाद ओमनी मैन बताता है कि वो पिछले 8 महीनों से उन एलियंस की कैद में था जिसने उसे किडनैप कर लिया था, लेकिन वहाँ के 8 महीनों में अर्थ पर थोड़ा ही टाइम बीता था। फिर उस प्लेनेट के टाइम के हिसाब से 1 हफ्ते पहले ओमनी मैन ने उन अबडक्टर्स के खिलाफ एक रिवॉल्ट या क्रांति शुरू कर दी और वो फाइनली आज़ाद हो गया। और आज फाइनली उसके वहाँ कुछ दोस्त बने साइंटिस्ट ने उसकी वापस अर्थ पर आने में हेल्प कर दी। तो अगर आपने शो का पहला सीज़न देखा है तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि कॉमिक्स में ये स्टोरी लाइन शो से काफ़ी अलग रही है। मार्क और ओमनी मैन दोनों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें सुनकर भी डेबी कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती है और बस इतना ही कहती है, ये तो अच्छी बात है, तो कौन खाने के बाद कुछ मीठा लेना चाहेगा। और डेबी के ऐसा कहने के साथ ही इनविंसिबल का वॉल्यूम 1 फैमिली मैटर्स यहाँ ख़त्म हो जाता है, जिसमें 4 इश्यूज़ मौजूद थे। तो इस वॉल्यूम में हमें कुछ कोर कैरेक्टर जैसे इनविंसिबल और उसकी फैमिली, साथ ही एटम ईव, इन सब का इंट्रोडक्शन दिया जाता है और इसी वजह से शायद आपको ये वॉल्यूम उतना मज़ेदार ना लगा हो, पर यकीन मानिए आगे बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन्स आने वाली है। तो इस सीरीज़ को ऐसे ही फॉलो करते रहिए। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इसे लाइक करके कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको इस वॉल्यूम का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।